नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस, विभिन्न एग्जामों में जहां भारत के भूगोल से हर साल लगभग 5 से 8 सवाल आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एक बार इसको समझिए। तो इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस आप सारे लोगों को पता ही होगा कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग, वो आता है आपका कौन सा, भू आकृतिक प्रदेश। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, तो भू आकृतिक प्रदेशों को क्या बोला जाता है, फिजियोग्राफिक रीजन बोला जाता है। तो इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक रीजन्स में बांटा गया है, सबसे पहली चर्चा आज हम यहीं करेंगे। ठीक है, तो भौतिक प्रदेशों का मतलब क्या होता है कि उच्चावच के आधार पर आप कहीं भी देख लीजिए, पूरी पृथ्वी पर उच्चावच संबंधी बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं। तो इस आधार पर प्रत्येक क्षेत्र का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या है, एक भौतिक स्वरूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि उच्चावच क्या होते हैं। तो देखिए, ये क्या है आपका, उच्चावच संबंधी विभिन्नताएं हैं। ठीक है, ये हो गया उच्चावच। उच्चावच में कि कहीं तो क्या हो गया, पर्वत हो गए, ये क्या हो गए पर्वत, ये पठार और मैदान। तो पहली बात आती है कि पर्वत किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी बहुत ही आसान परिभाषा है कि धरातल का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग, ये क्या है, धरातल पर सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग है, जिसकी ढाल, ये क्या हो गई, इसकी ढाल हो गई। तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। जिसकी ढाल क्या हो, तीव्र हो, उसे क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन आती है पठार की। तो पठार की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि पर्वत से कम ऊंचा और मैदान से अधिक ऊंचा उठे हुए भाग को हम पठार कहते हैं, जिसकी ढाल पर्वत की अपेक्षा मंद होती है। क्या होगी, इसकी ढाल मंद होगी। और मैदान किसे कहा जाता है, समतल भूभाग को, समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। तो इस आधार पर किसी भी क्षेत्र को क्या किया जाता है, भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अगर हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, उनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम जियोग्राफिक रीजन्स में करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा है। लेकिन सामान्यतः जो चर्चा की जाती है वो की जाती है कि भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि भारत को 6 उप भौतिक, यानी कि इन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों को क्या किया गया है, 6 उप भौतिक प्रदेशों में भी विभाजित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ में आ गया पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है। अब इसके बाद में हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स रेडी करते जाना ताकि आपको आगे कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि बार बार हमें कई चीज़ों को रिवाइज करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं, उत्तर पूर्वी पर्वत, उत्तर पूर्वी पर्वत, या हम इसको एक नाम से भी लिख सकते थे कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका, उत्तर का विशाल मैदान। क्या आ जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद में आएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार,
क्या आएगा? प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, ठीक है, एवं द्वीप समूह। तो ये तो हो गया किसका? सामान्यतः अगर हम इसका भौतिक विभाजन कर रहे हैं तो। अब अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें एक चीज और जोड़ दी जाएगी, क्या? भारतीय मरुस्थल। क्या जोड़ दी जाएगी? भारतीय मरुस्थल। और इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 भू-आकृतिक प्रदेश बन जाएंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है? एनसीईआरटी के अनुसार। आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करके चलना है ताकि जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में वो कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? स्टार्टिंग में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, भारत में जो उत्तर का क्षेत्र है हिमालय रीजन, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? आपका हिमालय वाला रीजन है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ठीक है, पहला पॉइंट क्या बनेगा अपना? उत्पत्ति। हिमालय की जो उत्पत्ति है ये कैसे हुई है? तो देखिए हिमालय की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों वो हुई है आपकी टर्शरी काल में अल्पाइन भू संचलन से। किससे? अल्पाइन, किससे हुई है? अल्पाइन भू संचलन से। ठीक है, कौन से काल में हुई? टर्शियरी काल में हुई। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की कि जो हमारा हिमालय है, या एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसका विस्तार। तो देखिए ये आपका हिमालय वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा क्या? हिमालय। ठीक है, तो देखिए हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, तो देखो पश्चिम में जो हिमालय है इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो देखिए पश्चिम में, या ये कह सकते हैं कि उत्तर में, क्योंकि पश्चिम वाला जो रीजन है, अभी तो हम हिमालय के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इसकी पश्चिम और पूर्व, लेकिन उत्तर पश्चिम, उत्तर में इसका जो विस्तार है वो कहां है? जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर से इसका विस्तार होते हुए कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, एक बात आपको ये याद रह जाएगी। दूसरी चीज आती है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई की भी बात कर लेते हैं। तो जो इसकी औसत लंबाई है दोस्तों वो है आपकी लगभग 2500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। दूसरी बात आती है कि इसकी चौड़ाई। तो देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा कि पश्चिम में ये क्या है? अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व की ओर जाते जाते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ यहाँ समझनी पड़ेगी कि एक टॉपिक आता है आपका किसमें? फिजिकल ज्योग्राफी में। उसका नाम है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या नाम है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने क्या किया है? हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में अपने मत दिए हैं। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो किसके कारण हुई है? यूरेशियन, या ये बोल सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी प्लेट हो गई? यूरेशियन प्लेट। और ये हो गई आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इन प्लेटों के बीच में जो सागर था दोस्तों आपका, वो कौन सा था? टेथिस सागर था। कौन सा था? टेथिस सागर।
तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहता है कि जब प्लेटें खिसक रही थीं तो क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आकर के मिली तो इनके बीच में जो टेथिस सागर के अवसाद थे, तो टेथिस सागर के अवसादों में क्या पड़ा? वलन पड़ा। और अवसादों में वलन पड़ने के कारण क्या हुई है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, पूरा ही लिख लीजिए, वलन पड़ने के कारण क्या हुई है? हिमालय की उत्पत्ति। तो हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में टकराने से टेथिस सागर में स्थित इसके अवसादों में वलन पड़ने के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो प्लेटें आपस में जब टकरा रही हैं तो क्या होगा? दबाव बल भी लगेगा, प्रेशर भी लगेगा। तो इसकी जो चौड़ाई है ये पश्चिम में क्या है? अधिक है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। क्यों? लेकिन पश्चिम में जो इसकी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई पश्चिम में क्या है? कम है, जबकि इसकी ऊंचाई पूर्व में अधिक है। आपने देखा होगा कि जितनी भी ऊंची ऊंची चोटी हैं वो सब कहाँ पाई जाती हैं? पूर्वी हिमालय की ओर पाई जाती हैं। जैसे ही हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, जहाँ के लोग उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? इसी नेपाल में स्थित है। किधर? पूर्व की ओर। माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, धौलागिरी हो गई, मनसालू हो गई, मकालू हो गई। तो ये सारी चोटियाँ क्या हैं? अपेक्षाकृत पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंची है। तो इसकी ऊंचाई अधिक है। इसकी ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? देखिए, यहां पर दबाव बल क्या था? ऊंचाई कम क्यों हुई? क्योंकि यहां पर जो दबाव बल लगा वो कम लगा, और दबाव बल यहां कम लगने के कारण वो जो अवसाद थे उनमें वलन बहुत ऊंचे नहीं पड़े, और बहुत ऊंचे वलन नहीं पड़े तो उनकी चोटियों की जो ऊंचाई है वो क्या हो गई? कम हो गई। और इस तरफ पूर्व की अपेक्षा क्या हुआ? दबाव बल अधिक लगा। तो यहां दबाव बल जब अधिक लगेगा तो जो अवसाद होंगे वो क्या होंगे? बहुत ऊंचे उठेंगे। तो बहुत ऊंचे उठने की वजह से इनकी जो औसत ऊंचाई है वो पूर्व में क्या हो गई? अधिक हो गई। बात समझ में आ रही है यहां तक? इसकी चौड़ाई कम है। आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं कि अगर हिमालय की आपसे विशेषताएं पूछी जाएं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो क्या बता सकते हो? पहला पॉइंट हमारा क्या बना कि टर्शियरी काल में अल्पाइन भूसंचलन से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, और इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्व में कहाँ तक है? उत्तर पूर्व में कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है। अगर हिमालय के साथ में पूछे तो पश्चिम में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर पूर्व में या पूर्व में इसका विस्तार कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? अब ये देख लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम में अधिक है, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 400 किलोमीटर। और पूर्व में इसकी चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों 160 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर, पूर्व में इसकी चौड़ाई 160। अगर आपको इसकी औसत चौड़ाई निकालनी हो तो औसत चौड़ाई कैसे निकालते हैं? 400 प्लस 160 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। कितना आ जाएगा? 560 आ जाएगा। 2 का भाग दीजिए, अब कितना आ जाएगा बताइए? तो 2 का जब भाग दोगे, इसमें बहुत बच्चे की तरह समझा रहा हूं कि औसत कैसे निकालते हैं। तो 2 में 5 का भाग, 5 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 1 बचा, 280 आ जाएगा। तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर आ जाएगी दोस्तों? 280 किलोमीटर आ जाएगी। क्या यहाँ तक आप इस बात को समझ पाए? आप मेरे साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, अपनी कॉपी में नोट भी करते जाना। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या? इसकी बेसिक जानकारी। किसकी? हिमालय की। अब इसकी बेसिक जानकारी के बाद में देखते हैं कि जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, उत्तरी जो हिमालय है, इस उत्तरी हिमालय को कितनी श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है, और उन श्रृंखलाओं की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे एक एक बात को। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, इंडियन ज्योग्राफी में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, एक बार फिर से लिख लेते हैं, या हिमालय, ठीक है। तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो सबसे पहले हमारा जो हिमालय आता है वो कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपका लघु हिमालय, और फिर आएगा अपना शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये क्या है, हमारे हिमालय को 4 पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। तो इसको एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं मैपिंग से। ये हो गए हमारे हिमालय। तो देखिए ये जो दोस्तों ये वाला जो रीजन है ये तो क्या हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ये आपका ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय हो जाएगा। ये आपका लघु हिमालय हो जाएगा और ये आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। जैसे ही हिमालय पर्वत समाप्त होगा उसके बाद में भारत का उत्तरी मैदान शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? उत्तरी मैदान प्रारंभ हो जाता है। तो अब आपने देखा होगा कि इनके बीच में क्या है, एक वी आकार की घाटियां बन रही हैं। यानी कि ये जो घाटियां हैं, यानी कि इन घाटियों के क्या नाम है, कौन सी घाटी किस हिमालय को किससे अलग कर रही है, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले वो जानने से पहले हमें ये भी देखना है कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में क्या है। तो ट्रांस हिमालय के जैसे ही हम उत्तर में जाएंगे तो हमें वहां पर क्या मिलेगी? पामीर की गांठ मिलेगी। अभी मैं समझाऊंगा आपको इसको विस्तार से, ठीक है। और इसके बिल्कुल दक्षिण में क्या है? उत्तरी विशाल मैदान है। तो एक बार इसको इस तरीके से भी देख लीजिए, मैप में इस तरीके से दे रखा है आपका। ये हो गए आपके, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इस तरीके से 4 संरचना है। तो इसके उत्तर में यहां पर जो पठार है वो पामीर का पठार है। और ये क्या हो जाएगा फिर आपका उत्तरी मैदान प्रारंभ हो जाएगा यहां से, ठीक है। ये मैदान आ गया। अब इनके बीच में जो स्पेस है, अर्थात कौन सा स्थान या कौन सी संरचना हिमालय की इन पर्वत श्रृंखलाओं को विभाजित कर रही है, उनके बारे में बात करते हैं। अब अगर हम इस तरीके से मैप में भी देख लेते हैं तो ये तो हो गया आपका ट्रांस, फिर यहां से बृहद हिमालय प्रारंभ हो जाता है आपका, फिर लघु, फिर शिवालिक। इधर से जो पर्वत आ रहा है ये है पाकिस्तान की तरफ से हिंदू कुश पर्वत, और ये हो गई पामीर की गांठ। और इधर से एक पर्वत जा रहा है वो है आपकी कुनलुन श्रेणी। कौन सी? कुनलुन श्रेणी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको मैप पर शो किया गया है। चलिए, तो ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से जो अलग करने वाली संरचना है उसका नाम क्या है? ITSZ, यानी कि इंडस सांगपो सल्चर जोन। इंडस सांगपो सीवन क्षेत्र भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली संरचना ITSZ है, ठीक है। इसके बाद में ग्रेट हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी संरचना अलग करती है? तो ग्रेट हिमालय को लघु हिमालय से जो अलग करने वाली संरचना है वो है आपकी MCT, अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली संरचना क्या है? MBF, अर्थात
मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली जो संरचना है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, HFF अर्थात हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये तो क्या हो गई, इनको विभाजित करने वाली संरचनाएं हो गई। बहुत बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है और किस तरीके से प्रश्न पूछेगा, देखिए आपको हो सकता है कि इनको मिलाने का क्रम दे दे कि लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग कर रहा है। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करेगा, MBF। MCT लघु हिमालय को बृहद हिमालय से, ITSZ ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करेगा। HFF उत्तरी मैदान को किससे अलग करता है, शिवालिक हिमालय से, या शिवालिक हिमालय को उत्तरी मैदान से अलग करता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है और यहाँ से बेसिक प्रश्न आएगा सिर्फ क्या कि कौन सी संरचना किसे अलग कर रही है। अब देखो ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय यहाँ किसने अलग किया, ITSZ ने। ग्रेट हिमालय को MCT ने, लघु हिमालय को शिवालिक से MBF ने, और यहाँ पर HFF क्या कर रहा है, इसको उत्तरी मैदान से अलग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ग्रेट हिमालय में ये ITSZ नाम क्यों दिया गया, तो इंडस का मतलब होता है सिंधु, टी का मतलब सांगपो, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, जिसमें टी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो इन दोनों के मध्य से होकर के कौन सी नदियाँ, एक तो इधर निकल जाती है, एक पश्चिम की ओर निकल जाती है, एक पूर्व की ओर चली जाती है। तो ये दोनों नदियों का जो बीच का क्षेत्र है वही क्या हो गया आपका, ITSZ हो गया। ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये था आपका हिमालय और इसका वर्गीकरण। तो हिमालय का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात आती है कि ये जो उत्तरी मैदान है, तो ये जो उत्तरी मैदान है दोस्तों, ये क्या है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल इससे लगा हुआ नीचे की ओर जाता हुआ भारत का उत्तरी विशाल मैदान फैला हुआ है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं गिरिपदीय। गिरि का मतलब होता है पहाड़ी और पदीय का मतलब कि पहाड़ी के पद में निर्मित। तो गिरिय पदी, तो इसको क्या बोला जाता है, गिरिपदीय। और जलोढ़क मिट्टी से निर्मित ये मैदान है तो इसको क्या बोला जाता है, गिरिपदीय जलोढ़क मैदान। क्या बोला जाएगा, गिरिपदीय जलोढ़क मैदान। यहां तक बात समझ में आई आपके? कुछ नहीं है इसमें, क्या है, बस आपको इतना सा याद करना है कि हिमालय का जो वर्गीकरण है कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। कई बार क्या होगा, आपसे इनका क्रम पूछ लिया जाएगा कि इनको उत्तर से दक्षिण की ओर स्थापित कीजिए, तो यही इसका क्या है, उत्तर से दक्षिण, और ये दक्षिण से उत्तर। फिर पूछा जाएगा आपसे क्या, यहाँ का संरचना, तो इसकी संरचना कैसे है, कि कौन सी संरचना किसको किससे अलग कर रही है। तो ITSZ किसको किससे अलग करती है, ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से। MCT किसको अलग कर रही है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग कर रही है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको किससे अलग कर रहा है, शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से। और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट किसको अलग कर रहा है, उत्तरी मैदान को शिवालिक हिमालय से। ये हो गया आपका इसका वर्गीकरण। अब एक आता है, ये तो क्या हो गया, इसका भौतिक वर्गीकरण हो गया। एक होता है कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, कि प्रदेशों में कौन कौन से प्रदेशों में इसका विस्तार है, उस आधार पर इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो वो भी चर्चा एक बार हम यहीं पर कर लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, इसका भौतिक वर्गीकरण। अब देखते हैं कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए दोस्तों, मैं लिखाऊंगा ज़्यादा नहीं, मैपिंग जिसकी जितनी शानदार होगी, ज्योग्राफी उतनी ही बेहतर पाई जाएगी। ठीक है, तो मैपिंग से ही पढ़ते चल रहे हैं अपन लोग। तो ये तो क्या हो गया, इसका भौतिक विभाजन हो गया। अब इसका प्रादेशिक विभाजन भी देख लेते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो प्रादेशिक विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है। देखिए, प्रादेशिक आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय।
तो पहला क्या आ जाएगा आपका, पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। ठीक है, तो प्रादेशिक आधार पर जब आपसे विभाजन, देखिए शब्दों का खेल है पूरा, कुछ नहीं है। या तो पूछेगा कि हिमालय का वर्गीकरण भौतिक आधार पर कितने भागों में, तो भौतिक आधार पर भी 4 भागों में, प्रादेशिक आधार पर भी 4 भागों में, बस नाम अलग अलग हो जाएंगे। भौतिक आधार पर ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। प्रादेशिक आधार पर पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय, बस ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए देखो अब इनके हम विस्तार की बात कर लेते हैं कि कौन सा हिमालय कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, कौन कौन सी नदियों के मध्य में स्थित है। तो आपको एक बात याद करनी होगी, मैं एक बार यहाँ बेसिक समझा रहा हूँ। ये सिंधु नदी है और सिंधु की एक सहायक नदी है सतलज नदी। कौन सी? सतलज। तो सिंधु और सतलज के मध्य में जो हिमालय है वो कौन सा है आपका? पंजाब हिमालय, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर और किस में है? हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका जो विस्तार है। ठीक है, तो सिंधु और सतलज के मध्य में कौन सा हिमालय आ जाएगा? अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी तक फैला हुआ है। इसके बाद में आपका कौन सा हिमालय स्टार्ट हो रहा है? कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है दोस्तों वो है आपका सतलज नदी से लेकर के, और यूपी में एक नदी बहती है जो नेपाल से निकलती है, उसे बोला जाता है काली नदी। कहाँ तक? काली नदी। और उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये लखीमपुर खीरी में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या हो जाता है? शारदा नदी हो जाता है। ठीक है, तो सतलज से काली नदी तक इसका विस्तार है। फिर काली नदी से असम की तीस्ता नदी तक, काली से असम की तीस्ता नदी तक किसका विस्तार है? नेपाल हिमालय का विस्तार है। फिर असम हिमालय आ गया तो तीस्ता आ जाएगी सबसे पहले। तीस्ता के बाद में देखिए जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो इस तरीके से आ रही है और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे प्रवेश कर रही है। तो जब ये तिब्बत के पठार से होते हुए बहती है तो इसका नाम क्या है? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है नामचा बारवा के पास में, ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर प्रवेश करती है? नामचा बारवा के पास। और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। क्या नाम हो जाएगा? दिहांग हो जाएगा। और फिर इसमें एक सहायक नदी इसके बाएं तट से आकर के मिलेगी, कौन सी? दिबांग नदी। तो दिबांग के मिलने के बाद में दिहांग असम में फिर किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आपको थोड़ा सा याद रखना है। और फिर इधर से एक नदी आके निकल रही है, तीस्ता नदी। तीस्ता इसकी सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र या दिबांग, दिबांग इधर से आकर के मिल रही है। ब्रह्मपुत्र, दिबांग और तीस्ता नदी के मध्य में जो हिमालय है वो कौन सा है आपका? असम हिमालय है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। या आप इसको छोड़ सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में जो हिमालय है वो क्या है? असम हिमालय है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसका विस्तार कितने किलोमीटर में है। तो देखिए ये है आपका 560 किलोमीटर लंबा। इसके बाद में ये आ जाएगा आपका सबसे कम 320 किलोमीटर लंबा। सबसे ज़्यादा विस्तारित 800 किलोमीटर लंबा। और इसके बाद में 750 किलोमीटर लंबा कौन सा है? असम हिमालय है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं कि इनका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है। तो इसका विस्तार कश्मीर और हिमाचल में है, अर्थात इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? इसका विस्तार उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका विस्तार नेपाल हिमालय का जो विस्तार है ये कहाँ पर है? यानी कि नेपाल और सिक्किम तक है। नेपाल और सिक्किम,
ठीक है। असम हिमालय का जो विस्तार है वो असम और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। ऐसे तो टूटी फूटी श्रृंखलाओं के रूप में ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इन सब में विस्तारित है, लेकिन हम कैसे देख रहे हैं इसको? लंबाई के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है। तो लंबाई के आधार पर इसका विस्तार कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और किस में हो जाएगा? पंजाब में। इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ये उत्तराखंड में है, ये नेपाल और सिक्किम में है, वो असम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। अब दूसरी बात आती है कि जो पंजाब हिमालय है, तो पंजाब हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, तो उन श्रेणियों को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जोस्कर श्रेणी। ठीक है। तो ये सारी श्रेणियां किस में आ जाएंगी? धौलाधर, पीर पंजाल। तो ये सारी पर्वत श्रेणियां किसके अंतर्गत आ गई? आपकी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आ गई। तो पीर पंजाल, ये भी आपको याद रखना है। प्रादेशिक आधार पर वैसे तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर ये किसकी हैं? ये तीनों किसकी हैं? ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। लेकिन एक प्रदेश के आधार पर अगर हम इसका विभाजन कर रहे हैं, तो प्रदेश के आधार पर कैसे विभाजन किया जाता है? ऐसे, ये आपका पंजाब हो गया, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम, चारों हिमालय हो गए। तो हिमालय कैसे विस्तारित है? ऐसे विस्तारित है, ऐसे फैला हुआ है, सॉरी, इस तरीके से फैला हुआ है, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो इन सभी पर्वतों की क्या आ जाएंगी? इसमें इसकी भी श्रेणी आ जाएगी, इसकी भी श्रेणी आ जाएगी, इसकी भी श्रेणी आ जाएंगी, इसकी भी आ जाएंगी। कुमाऊं हिमालय में सिर्फ इसकी आएगी, नेपाल हिमालय में इनकी आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि ये श्रेणियों में विभाजित है। तो घबराना नहीं कि ये तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, ट्रांस हिमालय की वो भौतिक आधार पर है, यहाँ पर प्रादेशिक आधार पर हम इसके विभाजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, पंजाब हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट केटू। कौन सी? माउंट केटू। और इसका जो दूसरा नाम है वो है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। तो माउंट केटू क्या है? पीओके में स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पीओके में स्थित है, लेकिन है भारत का रीजन। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू पंजाब हिमालय में स्थित है, जो काराकोरम श्रेणी का भाग है। ये भी बोल सकते हैं कि काराकोरम ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। और ट्रांस हिमालय की जो एक दूसरी श्रेणी है, कौन सी? काराकोरम श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। तो काराकोरम में स्थित है माउंट केटू। तो क्या हो गई? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात विश्व की सबसे पहली चोटी कौन सी होगी? आपकी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बाद में जो विश्व की सबसे दूसरी चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? माउंट केटू हो जाएगी। लेकिन ये भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? पीओके में स्थित है। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए दूसरी बात, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो है नंदा देवी। कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब भारत की तीसरी सबसे ऊंची है, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, भारत की सबसे पहली कौन सी हो गई? गॉडविन ऑस्टिन। दूसरी अभी आई नहीं, तीसरी आ गई नंदा देवी। क्लियर? अभी तक यहाँ तक याद रखना, अभी सारी चोटियाँ आ जाएंगी। नेपाल और सिक्किम हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बाद में है कंचनजंगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और भी नेपाल में एक चोटी स्थित है, यहाँ धौलागिरी, मनसालू, ऐसे तो बहुत सारी चोटियां हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होगा कि ये तो हो गई क्या? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ये भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में
स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी, K2, लेकिन ये भारत में स्थित क्या मामला है। तो देखिए K2 कहाँ पर स्थित है, POK में। अभी किसने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है। तो ये भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी, यानी कि हिमालय का वो रीजन जो भारत में स्थित है, तो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से सवाल पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको माउंट K2 बताना है। और सवाल ये आ जाए कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, कंचनजंगा बताना है। अभी यहाँ एक कन्फ्यूजन और होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, तीसरी कंचनजंगा। ऐसे याद रखना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया क्या इसका। अब एक और बचा आपका असम हिमालय। तो असम हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका नामचा बारवा। क्या है, नामचा बारवा, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। वहाँ के स्थानीय भाषा में जो लोग हैं उसको क्या बुलाते हैं, सागर माथा के नाम से बुलाते हैं, इसीलिए। तो ये हो गया आपका क्या, प्रादेशिक विभाजन। अब हम भौतिक विभाजन को एक बार विस्तार से देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हुए पढ़ते जाना। समझ में नहीं आए तो आप जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, आप उन पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आपकी कोई भी समस्या हो तो बता सकते हैं। वीडियो अच्छा है ये नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, जो कमियां हैं लेक्चर के अंदर वो आपको बतानी है। ठीक है, चलिए अब इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। अब हम सबसे पहले लेते हैं, इसकी पहली श्रृंखला क्या आ जाएगी, ट्रांस हिमालय। तो अभी मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में क्या स्थित है, पामीर की गांठ। उत्तर में क्या है, पामीर की गांठ या पामीर का पठार। इसे क्या कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। और इसके जो दक्षिण में है दोस्तों वो क्या है आपका, ITSZ। तो ITSZ इसको किससे अलग कर रहा है, मैप पे भी देख लीजिए। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ट्रांस हिमालय। ये क्या था, उत्तर में पामीर की गांठ, और ये क्या है, ITSZ, और इसके बाद में ये ग्रेट हिमालय था। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने लिखा है कि इस तरफ जो लिखूंगा वो उत्तर है और इस तरफ जो लिखूंगा वो दक्षिण है। तो पहला प्रश्न आपका यही बन जाएगा कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में क्या है, पामीर की गांठ है, दक्षिण में क्या है, ITSZ है, इंडस सांगपो सल्चर जोन। अब इसके पश्चिम में पूछा जाए तो इसके पश्चिम में पाकिस्तान से एक पर्वत आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, हिंदुकुश पर्वत कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। इसके पूर्व में क्या है, कुनलुन श्रेणी है चीन में। ठीक है, तो ये आपको मैपिंग पे याद रखना है। अब ट्रांस हिमालय को भी क्या किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक बार आप ये छाप लेना, मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं अभी हमने देखा था। पहली क्या हो जाएगी आपकी, काराकोरम श्रेणी, दूसरी हो जाएगी आपकी लद्दाख श्रेणी, और तीसरी हो जाएगी आपकी जोस्कर श्रेणी। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांस हिमालय की। इसकी एक और श्रेणी है कैलाश श्रेणी। तो जो कैलाश श्रेणी है वो भारत में स्थित नहीं है, जबकि कहां पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है। तो इसको हम इसके अंतर्गत नहीं लेते। ठीक है,
तो कैलाश सबसे पहले, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, हम भारत में स्थित हैं तो इसीलिए भारत में इन तीनों चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कैलाश श्रेणी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम जो श्रेणी है और लद्दाख जो श्रेणी है, इन दोनों के मध्य में से होकर के एक नदी बहती है आपकी, कौन सी? श्योक नदी, ठीक है। जोस्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य में से होकर के एक नदी बहती है, कौन सी? सिंधु नदी, इंडस रिवर, और इंडस में इसके दाएं तट से आकर के क्या मिल जाती है? श्योक नदी मिल जाती है। तो सिंधु कहाँ होकर के बह रही है? जोस्कर और लद्दाख के मध्य में होकर के। जैसे ही सिंधु नदी क्या करती है? लद्दाख श्रेणी को काटती है, तो लद्दाख श्रेणी को जब ये काटती है तो एक स्थान आता है बुंजी, तो बुंजी में क्या करती है? ये लद्दाख श्रेणी को काटती है, बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटती है। तो बुंजी नामक स्थान पर ये क्या कर रही है? लद्दाख श्रेणी को काट रही है। तो यहां पर इसको काट करके ये क्या करती है? एक गॉर्ज का निर्माण करती है। तो उस गॉर्ज का जो गहराई है वो कितनी है? यानी कि भारत के सबसे गहरे गॉर्ज, गॉर्ज का निर्माण करती है। कहां पर? लद्दाख श्रेणी को काट करके, जिसकी जो गहराई है वो है 5200 मीटर। कितनी हो जाएगी? 5200 मीटर। तो यहां से पूछा जाएगा कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काट करके भारत के सबसे गहरे गॉर्ज अर्थात 5200 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है? तो लद्दाख श्रेणी को काट करके। उसके बाद में काराकोरम और लद्दाख के मध्य में से श्योक नदी बहती है, जो इसके दाएं तट से आकर के सिंधु में मिल जाती है, जो सिंधु की एक सहायक नदी है। और अंत में जो सिंधु नदी है वो कहाँ गिर जाएगी? कहाँ गिर जाएगी? अरब सागर में गिर जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मैंने अभी आपको बताई थी, माउंट केटू, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य चोटियां हैं वो है आपकी गेसर ब्रह्म और मेसर ब्रह्म। ये क्या हो जाएंगी? अन्य चोटियां हो जाएंगी। माउंट केटू क्या है? भारत की, यहीं पर लिखते जाना, सबसे ऊंची चोटी। एक फैक्ट ये बन गया आपका। दूसरा क्या बन जाएगा? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये तो बन गए इसके बारे में। तो जो इसकी लंबाई, ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? 8611 मीटर। ये भी आपको याद रखनी है कि गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 किलोमीटर है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी, कई बच्चे हो सकता है कि पहली बार इसका नाम सुन रहे हों, लेकिन जो माउंट राकापोसी है दोस्तों, ये संसार की एकमात्र ऐसी चोटी है जिसकी ढाल सबसे तीव्र है, या ये कह सकते हैं कि विश्व की तीव्रतम ढाल की चोटी। विश्व की तीव्रतम, अभी मैंने बताया था ढाल किसे कहते हैं? तीव्रतम ढाल की चोटी। ढाल किसे कहते हैं? मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी हुई चोटी है इस तरीके से। इसकी ढाल क्या है? सबसे तीव्र है। संसार में ऐसी कोई अन्य चोटी नहीं है जिसकी ढाल माउंट राकापोसी जैसी हो। इसीलिए एकमात्र संसार की ऐसी चोटी है जिसकी ढाल सबसे तीव्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या? और ये क्या हो जाएगी? माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीव्रतम ढाल की। अब बात आती है किसकी? जोस्कर श्रेणी की। तो दोस्तों जो जोस्कर श्रेणी है ये उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से तो क्या है? बृहद हिमालय की श्रेणी है, लेकिन जो इसका विस्तार है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में है। इसलिए हम इसको किस में बांट के पढ़ते हैं? उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से। किसकी श्रेणी है ये? बृहद हिमालय की। लेकिन इसका विस्तार कहाँ पर है?
ट्रांस हिमालय में है, इसलिए हम इसको ट्रांस हिमालय में लेकर के पढ़ते हैं। और जो कैलाश श्रेणी है, भगवान भोलेनाथ का घर, ये कहाँ पर है? तिब्बत में, चीन में। देखिए भगवान को भी क्या रास आया? चीन रास आया। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कैलाश भगवान महादेव कहाँ रहते हैं, इसीलिए भारत में ईश्वर की कम कृपा हो गई है। वो कहाँ जा रहे हैं? फॉरेन जा रहे हैं घूमने। जैसे हम लोग जाते हैं विदेश, अब भगवान भी क्या कर रहे हैं? विदेश घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये तो हो गया क्या इसकी विशेषताएं। अब हमें यहीं पर एक चीज़ ये भी देखनी है कि जो ट्रांस हिमालय है इसका अन्य नाम क्या है। तो देखिए ट्रांस हिमालय की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई हिमालय की इन श्रृंखलाओं में, वो किसकी उत्पत्ति हुई? ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसलिए हम इसको परा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? परा हिमालय। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि इसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो कहाँ पर है? तिब्बत में है। और तिब्बत में इसका विस्तार अधिक होने की वजह से इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कई बार नाम से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है। अब जो काराकोरम श्रेणी है ये वाली, तो काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। क्लियर है? दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव है। क्या है? वनस्पतियों का अभाव है। यहाँ पर वनस्पति नहीं है, तो ट्रांस हिमालय क्या है? यहाँ पर वनस्पति न होने के कारण वनस्पतियों का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। अब इसकी और भी विशेषताएं देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से तो आपके क्या हैं? ग्लेशियर्स हैं। कौन कौन से हिमनद हो गए, कौन कौन से दर्रे ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किस पर? बृहद हिमालय पर। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांस हिमालय को किन किन नामों से जाना जा रहा है? परा हिमालय। परा हिमालय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमालय की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की अपेक्षा इसकी उत्पत्ति पहले हुई है, या ये कह सकते हैं कि हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ट्रांस हिमालय है, इसलिए इसको परा हिमालय भी कह दिया। दूसरी बात आती है कि तिब्बत में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो तिब्बत में सर्वाधिक विस्तार होने के कारण इसको क्या कहा जा रहा है? तिब्बतियन हिमालय कहा जा रहा है। यहाँ बर्फ अधिक पड़ती है, तो बर्फ अधिक पड़ने के कारण वनस्पतियों का अभाव हो गया है। बात समझ में आई? अब एक बात आती है इसके ग्लेशियर्स। तो दोस्तों ग्लेशियर्स आप सारे लोग जानते ही होंगे। ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर को हिंदी में बोला जाता है हिमनद। और भारतीय भाषाओं के विद्यार्थी इंग्लिश के भी शब्दों को हिंदी में लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा है। मैं भी भारतीय भाषा का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो इनको आपको याद रखना है। जो हमारा पहला ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा है बालतरो ग्लेशियर। तीसरा है हिस्पर। और चौथा है बियाफो। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ट्रांस हिमालय में। तो हमें सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर क्या है? विषुवत रेखा ने इसको दो भागों में डिवाइड किया। दो भागों में डिवाइड करने के बाद में इसका जो सबसे उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री नॉर्थ पर है, और जो सबसे दक्षिणी ध्रुव है वो 90 डिग्री साउथ पर है। तो यहाँ ध्रुव हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ क्या पड़ती है? हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको पोलर रीजन बोला जाता है, ध्रुवीय प्रदेश बोला जाता है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो इन ध्रुवीय प्रदेशों को अगर छोड़ दिया जाए, अगर हम इनको काउंट नहीं करें, तो ये क्या है? इनके बाद में विश्व की सबसे लंबी हिमनदीय घाटी है। हिमनदी का मतलब बर्फीली घाटी।
बात समझ रहे हैं, जहाँ भारतीय सैनिक पहरा देते हैं इतनी भयंकर ठंड में, जहाँ खून जमने की भी क्या रहती है, आशंका रहती है कि ब्लड तक जम जाता है सैनिकों का, फिर भी वहाँ पर सैनिक क्या कर रहे हैं, हमारे लिए पहरा दे रहे हैं। तो ये ग्लेशियर कौन सी नदी घाटी में स्थित है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक नदी बहती है हुंजा नदी, तो हुंजा की एक सहायक नदी है नुब्रा, हुंजा की सहायक नुब्रा नदी घाटी, तो कहाँ पर स्थित है ये, हुंजा की नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। दूसरी चीज कि ये ध्रुवीय प्रदेश के बाद में, इनको छोड़ दो, किसके बाद में, ध्रुवीय प्रदेश के बाद में विश्व की सबसे लंबी हिमनदीय घाटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ ग्लेशियर्स हैं, ऐसे तो होने को तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं, ये ही हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि इस पर व्यापो, बारातरो और सियाचिन कौन से हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, तो ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर्स हैं। अब ट्रांस हिमालय के हम कुछ दर्रों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ट्रांस हिमालय के कौन कौन से दर्रे हैं और कहाँ पर स्थित हैं, किसको किससे जोड़ते हैं। तो दर्रे का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मार्ग जो दो पर्वतीय क्षेत्रों को, यानी कि पर्वतों को काट करके बनाया गया हो, क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। गैप, जिसे भी हम गैप भी बोल सकते हैं, ठीक है, पास बोल सकते हैं कि पास, दर्रे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पास कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के कौन कौन से दर्रे हैं, पहला दर्रा काराकोरम दर्रा, ठीक है, पहला दर्रा कौन सा है आपका, काराकोरम दर्रा है। दूसरा लनकला है, अब सारे ला ही ला आएंगे, लनकला दर्रा। तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा है आपका चांगला। चौथा है आपका जाराला, ये क्या आपका खारदुंगला। ठीक है, तो ये क्या हो गए, यहाँ के कुछ दर्रे हो गए। एक हो गया आपका केप सांगला, ऐसे तो और भी दर्रे हैं। तो ये जो दर्रे हैं ये कौन से राज्य में स्थित हैं, आपको ये भी याद रखना है। ये सारे दर्रे जम्मू कश्मीर और चीन की सीमा पर स्थित हैं, या ये बोल सकते हैं भारत चीन की सीमा पर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ ये किस को जोड़ रहे हैं, भारत को चीन से जोड़ रहे हैं। किसको किससे जोड़ रहे हैं, भारत को चीन से जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये इन दर्रों के नाम याद रखना। काराकोरम, पता है एग्जाम में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित दर्रे में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, कौन सा उत्तराखंड में है, कौन सा सिक्किम में है, कौन सा उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको इनके राज्य याद रखने हैं। तो ये जितने भी ट्रांस हिमालय के जितने भी दर्रे हैं वो कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और जम्मू कश्मीर में है, भारत चीन की सीमा पर स्थित हैं। तो भारत चीन की सीमा पर हैं, तो मार्ग भी कौन कौन से देश के लिए प्रोवाइड करवाएंगे, ये भारत और चीन के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। बात समझ में आई यहाँ तक। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद में अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम बृहद हिमालय पर चर्चा करेंगे और उसके साथ में ही लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को अगली क्लास में समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।